नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका संवाद न्यूज़ इंटरनेशनल पर और मैं हूँ आपका अपना संकेत चतुर्वेदी। दोस्तों, दरअसल हमने देखा है कि इस चुनाव में ये तो तय है कि मोदी ही जीतेंगे, मगर प्रश्न एक यहाँ पर ज़रूर उठता है और लाज़मी सा लगता भी है, जो आपको बताना बेहद ज़रूरी है कि जो कार्यकर्ता है, उसमें उत्साह नहीं है। वो चुनाव उसके लिए निरस सा होता जा रहा है। और ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि जो वोटर है वो ही मतलब वोटर को जो चुनाव के बूथ तक लाता है वो कार्यकर्ता है। ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी में नेता ज़्यादा हो गए हैं, कार्यकर्ता कम रह गए हैं। इस बारे में बातचीत करने के लिए, इस बारे में विचार-विमर्श करने के लिए मेरे साथ में धीरज जी हैं। धीरज जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। यार मैं सुन रहा था अभी जी, कि जो अ, कार्यकर्ता में उत्साह नहीं है, ये बहुत खतरनाक बात है संकेत। जी सर। इसलिए कि ये जो कार्यकर्ताओं में जो आपने बताया भी कि कार्यकर्ता ही वोट तक बूथ तक लाते हैं और ऐसा ही हुआ था, जैसा आपने लेकिन एक बात मैं आपके पर टोकना चाहूँगा कि आपने कहा कि मोदी की जीत निश्चित है। ये एक मिथ है जो उड़ाया जा रहा है। जी, आप याद कीजिए वाजपेयी जी का ज़माना, जब जी, फ़ील गुड फैक्टर था पूरा, हाँ। तो सोनिया ने एक गेम प्लान चला था जो जिसमें वो कामयाब भी रहीं और 10 साल तक उनके पास शासन भी रहा। जी, जी। तो जैसे? ये था कि आप लोगों को फ़ील गुड करा दिया जाए। हाँ। आप सोचते रहिए कि हाँ, हम तो जीत रहे हैं, जीत रहे हैं। अभी सारे एनालिस्ट देखिए वो बोल रहे हैं जीत रहे हैं हम, ठीक है? उतना ही नहीं, आप देखिए तो जो सोनिया का जो अपना जो तंत्र है, जैसे उन्होंने प्रियंका को लिए कहा कि वहाँ से लड़ेंगी, फिर वो हटा दिया वहाँ से, फिर मतलब अपना दिखा रहे हैं कि हम डरे हुए हैं। लेकिन ये जो डर दिखाना है, ये एक नाटक है और इसके पीछे वही रणनीति है जो वाजपेयी जी के समय में अपनाई गई थी। इन लोगों ने हुँ, कहा कि कहा हुआ है मतलब कह रहे हैं कि हम बिल्कुल हार रहे हैं और जो वोटर है, जो आम वोटर है, उसके मन में बैठ जाएगा कि हाँ, ठीक है भाई, अब तो जीत ही रहे हैं। जो खासकर आपने देखा होगा कि जो बीजेपी का वोटर है, वो हुँ, वोट हुँ, डालने के लिए उतना पूरा एकदम एक्टिव नहीं रहता है और उतना ज़्यादा संगठित होके वोट नहीं डालता है। हुँ। तो ये एक बहुत खतरनाक बात है कि अगर वो जो अपना वोटर जो तय कर रही हैं, जो उनके जो संगठित वोटर हैं, वो जी। एक मिशन के तौर पर वोट डालने जाएँ और मोदी के वोटर जो हैं या बीजेपी के वोटर जो हैं, वो घर पे बैठे रहें या छुट्टियाँ मनाने चले जाएँ। तो एक ये बहुत खतरा है। कहीं न कहीं इस जो हम जिस समस्या के ऊपर आज बात कर रहे हैं, उसके पीछे कारण ये तो नहीं है कि जो बाहर से जो नेता आयातित करे गए भारतीय जनता पार्टी में, उस कारण से कार्यकर्ता में एक असंतोष उपजा है। मान के चलिए जैसे अशोक चौहान, हालाँकि इसमें एक एग्ज़ाम्पल मेरे को अभी ध्यान में आया था आसाम में हेमंत बिस्वा शर्मा, पर उनके आने से संगठन मजबूत हुआ है। नहीं, इनके नहीं। अशोक चौहान के में आपको बीजेपी को रादर ज़्यादा नुकसान ही हुआ है, फ़ायदा कम हुआ है मेरे ख़्याल में। नहीं, नहीं, नेता आप बड़ा है, जो कार्यकर्ता बात कम कर है। रहे हैं, जी मुश्किल सर। से 2 सीट, 4 सीट, 10 सीट, 15 सीट, 50 सीट रख लीजिए, जी। उसकी होगी बात। आप पूरे देश में देखिए जो माहौल जो बनाया जा रहा है, अभी देखिए हाल में कुछ विश्लेषकों ने कह दिया कि मोदी तो जीत ही रहे हैं। हुँ, सीटें हुँ। 400 नहीं आएँगी कि आएँगी या इस पर बात हो रही है। वास्तव में ये जो है एक फ़ील गुड फैक्टर टाइप का कराया जा रहा है हुँ, हुँ। और इसमें आपको निश्चिंत बैठने के लिए कह दिया जा रहा है कि हाँ, ठीक है, आप निश्चिंत रहिए, जीतेंगे ही। अब वोट डालने जाएँगे ही नहीं वोटर, तो कहाँ से जीतेंगी? ये दैट्स द पॉइंट, तो दैट्स द ये एक पॉइंट। साजिश है। ये जो आप बता रहे हैं जो कि ये असंतोष है या उत्साह कम है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा
मुश्किल से 10-15 सीट पर। भाई लोकसभा का चुनाव है ना, अब जी स्टेट का इलेक्शन तो है नहीं कि अशोक चौहान आए नहीं आए उससे कोई फर्क पड़ता है। महाराष्ट्र में अशोक चौहान कितनी सीटों पर अपने लोगों को लेकर आए? बाहर से आए हुए कई कैंडिडेट्स हैं, कई हैं, एक नहीं कई हैं। हाँ ठीक है, कई कई जोड़ लीजिए 20 से जी ज्यादा थोड़ी होंगे। हाँ आप यहाँ जोड़ते जाइए ना, उंगलियों पर गिनते जाइए, देखिए 20 से ज्यादा नहीं मिलेंगे आपको। कई हाँ, ये वैसे कहना कैंडिडेट गलत ही होगा, क्योंकि अब मेरे को समझ में आ रहा है। ये एक रीजन ये भी दिया जा सकता है। मान लीजिए मिलिंद देवड़ा आ रहे हैं, मान लीजिए इवन अशोक चौहान भी हैं, वो अपनी सीट्स पे तो बहुत प्रबल दावेदार हैं। वो जहां से खड़े हो रहे हैं वो स्वयं जीतने की काबिलियत रखते हैं, उनका अपना बेस है। और जैसे ये सिंधिया हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया की हवा तो पूरे मध्य प्रदेश में चलती है, सिर्फ वहां नहीं है। तो हाँ, ये बात मतलब मेरा शुरुआत में आकलन गलत था कि बाहर से जो इंपोर्ट करे गए हैं नेता, जो पैराशूट कैंडिडेट्स हैं, कई हाँ कैंडिडेट्स पैराशूट भी हैं, इंपोर्टेड नहीं कर रहा, जो पैराशूट है। मान लीजिए नहीं ठीक है, गाजियाबाद में गढ़ साहब खड़े हो रहे हैं, गढ़ साहब को पहले कोई जानता ही नहीं क्या है। ऐसी नहीं कई नहीं ठीक जगह है, है। पैराशूट कैंडिडेट्स हैं। अब जैसे मान लीजिए यही बगल में मेरठ में भगवान राम का रोल निभाते थे अरुण गोविल, उनका भी विरोध हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि वो मतलब सारे लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब चाहे चाहे कारण जो भी हो, ठीक है, मान लेते हैं अगर इस तरह के कैंडिडेट्स गिनिएगा भी तो 15 से 20, ज्यादा से इससे ज्यादा नहीं है। और या तो जो है वो बहुत पहले से हैं, जैसे हेमा जी मालिनी को तो हेमा हम्म मालिनी तीसरा टर्म है वो उनका। तो वो हम्म अब उनको आयातित करना सही नहीं होगा। नहीं नहीं, हेमा तो मालिनी तो आयातित नहीं। आयातित तो मैं, आयातित से मेरा अर्थ साहब ये है जो पॉलिटिकल उसमें है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहा है। हेमा मालिनी एक पार्टी से दूसरी में नहीं आई है। और मान लीजिए जैसे राजनीति में तो 1 महीना भी बहुत लंबा समय माना जाता है। वो आपको गठबंधन कैसे हुआ है ओवरऑल। जी सर। और गठबंधन की उम्मीद जो है, गुंजाइश जो है वो लास्ट दिन तक चलती रहती है। जी जी तो गठबंधन हुआ है, ये जैसे अजीत सिंह का बेटा वो जयंत, जयंत तो चौधरी। वो जयंत का गठबंधन हुआ है। जी कुछ और पार्टियां हैं जैसे बिहार में है, या ठीक है और भी मतलब जो जैसे रामविलास के बेटे को जोड़ दिया गया, तो ये एक हम्म सब गठबंधन का पार्ट है। जी ये ऐसा नहीं है कि कोई आयात करके लाया गया। ठीक है, ये गठबंधन की राजनीति है और इस पर बीजेपी बहुत अरसे से, एनडीए जो गठबंधन है उस पर काम करती रही है, और जो लक्ष्य है 400 पार का वो एनडीए का है। लेकिन जो बात समझिए, जो गंभीरता है मामले की, जी वो ये है कि इन्हें एक फील गुड करा दिया जा रहा है। कांग्रेस अपने आप को दिखा रही है कि हम डर गए हैं, या विपक्ष जो है वो अपने आप को दिखा रहा है कि आप तो जीत गए। लेकिन ये वो दरअसल इस बार वो उत्साह नहीं दिख रहा जैसा 2014 में दिख रहा था। इसी का फायदा जैसा उठा रही है। 2014 में तो मेरे हिसाब से तो पीक था, हालांकि सीट्स कम थी, 282 थी, उसके बाद 303 हुई, तब भी कम ही लग रही थी हवा। तब 2019 में 2014 से कम थी। अब देखते हैं, क्योंकि राम मंदिर बना है, राम मंदिर से बीजेपी को कुछ लाभ होना है, आपको लगता है? नहीं, लाभ नहीं हो तो नुकसान ही होगा। अब तो बन गया ना। अब तो अगले मंदिर के बारे में बात करेंगे तो लोग बोलेंगे ये तो हर मंदिर के ऐसे ही बात करते हैं। तो प्रॉमिस जो है, अब करने के लिए कुछ बचा नहीं है। ना आपके लिए राम मंदिर है, ना आपके लिए धारा 370 है, ना आपके लिए और कोई बड़ा जो कदम है जो आप दिखा सकें कि ये सपना हम पूरा कर देंगे आपका। वो सारे जी सपने पूरे कर चुके। जी तो जी इसलिए जो है वो सीधा कोई मुद्दा नहीं है। आप घोषणा पत्र में भी देखिए तो सीधी हम्म सीधी गोल बातें की गई हैं कि हम्म विकास करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। तो हम्म कोई मुद्दा नहीं बच रहा है आपके पास जिसके कारण उत्साह जमे, और उसके कारण बीजेपी को हो सकता है अगर वो एक्टिव नहीं हुई, हालांकि हम लोग जब जैसे बिल्कुल अननोन लोग, मतलब बीजेपी के लिए तो अननोन ही है, और साधारण पत्रकार जब हम लोग समझ ले रहे हैं तो ये बातें बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को भी समझ में आ रही होगी। हालांकि
यहाँ पर भी मैं कह रहा हूँ शायद एनालिसिस गलत ही है, क्योंकि कार्यकर्ता तो मुझे कांग्रेस के भी कम ही दिख रहे हैं। कार्यकर्ता कांग्रेस का भी कम ही दिख रहा है। हाँ, यही बात है कि चुनाव में जो ओवरऑल दिलचस्पी है वो लोगों की कम हो रही है, तो इसका फायदा कांग्रेस उठा लेगी या विपक्ष उठा लेगा? या ऐसा तो नहीं सर कि कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने की जो स्ट्रेटेजी थी, जो तरीका था, वो बदला है। अब जनता तक पहुंचने के लिए मैन टू मैन मार्किंग नहीं करी जा रही। अब जनता तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया और न्यूज भी मेरे ख्याल में कम हुआ है। सोशल मीडिया सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन के उभरा है। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा? हो सकता है इसी कारण से वो सड़क पर लोग नहीं दिख रहे होंगे, और जी। जो नारेबाजी, पोस्टरबाजी और जुलूस वगैरह होता था वो सब कम हो गया है। हम्म। तो उसका फायदा, मतलब उसका ये असर तो दिखेगा। मतलब हो सकता है बाहर से आकलन करना मुश्किल है, हम्म। लेकिन सोशल मीडिया पर भी आप देखिए तो चुनावों से ज्यादा बाकी दूसरे मुद्दे हावी हैं। अच्छा। क्रिकेट ज्यादा लोकप्रिय है। कार्यकर्ता से प्रश्न है कि वो कार्यकर्ता वोटर को बूथ तक कैसे लेकर के आएगा? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। वही वही मैंने कहा कि वोटर जो है, खासकर भाजपा का जो वोटर है, उसको अलर्ट रहने की बहुत जरूरत है। क्योंकि मुझे खासकर जो वाजपेयी जी के समय की बात है वो याद आ रही है, और बिल्कुल वैसा ही माहौल दिख रहा है कि जी। हर तरफ से मीडिया में उड़ा दिया गया है कि हाँ जी आप तो जीत रहे हैं। हम्म। 370 आ जाएंगी बीजेपी को, साउथ में हम्म। आ जाएगी, बंगाल में आ जाएगी। बंगाल में ममता दीदी अपना लड़ी जुटी हुई है। तो हम्म। हो सकता है जो आप रिजल्ट उम्मीद कर रहे हैं वो नहीं मिले। यूपी में हाँ, भी देखिए, वोटर तो नाराजगी कॉम्प्लेसेंट हो थी। जाएगा। वोटर कॉम्प्लेसेंट हो जाएगा, वो कहेगा यार मैं नहीं गया, क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन जो दूसरा वोटर है, आप समझ रहे हैं ना, दूसरा वोटर जो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, जिसे माइनॉरिटी बताया जाता है, वो अपनी पूरी तादाद में पहुंचता है। आप देखिए, चाहे यही पश्चिम बात। बंगाल हो, चाहे केरल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, जहां अधिकांश सीटें बीजेपी जीतती आई है, वहां पर भी उनका वोटर, आपको वो वोटर उनका लेथार्जिक नहीं है कांग्रेस का। हाँ, बीजेपी का यही वोटर जरूर अलर्ट करने की लेथार्जिक। कोशिश कर रहा हूं मैं। जी जी। हम्म, तो इस बार सावधान रहने की जरूरत है। अगर जो राष्ट्रवादी वोटर हैं उन्हें अपनी सरकार बचानी है तो। अच्छा, और एक आपसे सर एक प्रश्न और था कि आपको और क्या लगता है कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा, या यूं कहूं कि राज्यसभा में तो बीजेपी की पूरी मेजोरिटी नहीं है, हम्म, तो वो संपूर्ण मेजोरिटी में तो है नहीं राज्यसभा में। क्या जैसे जो परिवर्तन, मान लीजिए 400 प्लस भी हो गया, कानून में जो परिवर्तन करना है, जो बड़े परिवर्तन का वादा करा जा रहा है, वो कैसे होगा? क्योंकि कोई भी बिल एक्ट कब बनता है? जब वो राज्यसभा से ही पास हो जाए, प्रेसिडेंट उसे साइन कर दे। पहले लोकसभा, राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट। अगर राज्यसभा में मामला रुकता है तो बात अलग है। हालांकि 370 में जैसा हुआ था कि विपक्ष वाले को भेज दिया था, भेज के दिया था, स्वयं ही चले गए थे घूमने के लिए विदेश। तो अभी विदेश ही भेजना पड़ेगा, या ऐसे ही काम का मतलब राज्यसभा में सीटें कैसे बढ़ेंगी? जो वादा लोकसभा कुछ चुनावों में करा जा रहा है कुछ कुछ कि जो ठोस कानून बदले जाएंगे, वो कैसे बदले जाएंगे? कुछ जो ठोस बदलाव हैं वो तो 2/3 बहुमत चाहिए होगा। तो ये 400 पार का नारा इसीलिए है इनका कि ज्वाइंट सेशन बुला लें, हम्म। और उसमें अगर 400 इस वाले के और 100 सीट मान लीजिए बीजेपी के राज्यसभा के, हम्म। तब तो 500 सीटें हो जाएंगी। तो हम्म। 2/3 बहुमत मिल जाएगा इनको। लेकिन अगर सिंपल मेजोरिटी चाहिए तो राज्यसभा में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके मिल निकल जाएगी, सारे सारे बिल्स पास हो जाएंगे। और सिंपल मेजोरिटी वाले जो, जिसमें 2/3 बहुमत नहीं चाहिए, जिसमें हम्म। सिंपल मेजोरिटी चाहिए, वो तो लोकसभा में इतना प्रचंड बहुमत है और रहेगा, अगर कुछ खेल नहीं हुआ बड़ा तो। जी सर, मैं अपने लिए भी और दर्शकों के लिए भी जानना चाहता हूँ, ये सिंपल मेजोरिटी बिल क्या होता है सर? सिंपल मेजोरिटी का मतलब हुआ कि आप 50% से ज्यादा वोट पड़ गए। अच्छा। जैसे जी। 51% वोट किसी के पक्ष में चले गए तो वो सिंपल मेजोरिटी हुआ। और एब्सोल्यूट मेजोरिटी होता है वही 2/3 बहुमत। जी। तो जी। कुछ बिल्स जो है,
जिनको बदलने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए होता है, जी जो ये कानून है। और इस पर एक विस्तार से चर्चा की जा सकती है अलग से, लेकिन अभी मोटी-मोटी बात यही है कि सिंपल मेजॉरिटी यही है, जो आधे से ज्यादा बिल मतलब आधा से ज्यादा मत मिल गए जिसको, वो सिंपल मेजॉरिटी से पास बदल दिया गया या संशोधन कर दिया गया छोटा-मोटा। जी पूरा बिल बदलना हो तो 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। धन्यवाद धीरज जी, आपसे बात करना ज्ञानप्रद भी था मेरे लिए और आपका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम, धीरज जी के साथ में बात करी। आज हमने 2 चीज़ें मुख्यतः सीखी। पहली चीज़ तो देखो दोस्तों, ये सीखी कि कार्यकर्ता जो है, वोटर को वो ही लाता है, नेता नहीं लाता। कार्यकर्ता ही वोटर को पोलिंग बूथ तक लेकर के आएगा। तो कार्यकर्ता बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, नेता इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। वो भी है, मतलब उसका अपना रोल है, कार्यकर्ता का अपना रोल है, पहला चीज़। दूसरी चीज़ दोस्तों, जो ये था, जो आज मेरे को जो ज्ञानप्रद था, मेरे लिए और आप लोगों के लिए भी, कि बिल में भी सिंपल मेजॉरिटी और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होती है, जो हमें धीरज सर ने सिखाया। तो यही था, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा आज का कार्यक्रम, और जल्द आने के वादे के साथ मैं संकेत चतुर्वेदी आप सब लोगों से आज्ञा लेता हूँ। और आप लोगों को अगर मेरा कार्यक्रम अच्छा लगा हो, तो कृपया हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।